वर्चुअली आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस वेबिनार में। यहाँ पे आज हम लोग सीखने आए हैं बहुत ही दिलचस्प चीजें, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पैसा लाइफ में। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब पैसा आता है तो हमें लाइफ में चाहिए कितना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे इस चीज का भी आता है कि जब हम कमाना चालू करें, पैसा लेना चालू करें, मार्केट पे करियर बनाना चालू करें, सैलरी मिले हमें, तो हमें किस चीज पे आकर के कंट्रोल करना है और किस चीज पे आके संतुष्ट होना है। देखिए, पैसे कमाने की तो कोई था नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मनी है, क्योंकि ये नंबर्स में आता है और नंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लॉजिकली इसको किस तरीके से इसको वर्कआउट किया जाए। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली उन्हीं चीजों के बारे में समझेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जरूर मैसेज बॉक्स में आकर के मुझसे बता सकते हैं, और मैसेज बॉक्स में आकर के आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। देन आप जो है यहाँ पे अपना हैंड्स जो हाथ ऊपर करते हैं इसमें जूम पे, वो भी हैंड्स अप भी कर सकते हैं। मैं आपको आकर के आपको अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। ठीक है, बाकी आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। कोशिश किया हूं कि जितना आसान से आसान कर पाऊं उस तरीके से इसको आसान करने की कोशिश किया हूं, और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स में पार्टिसिपेट करें। इसमें कुछ पोल्स भी हैं और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि एक्टिविटीज हैं जो आप करेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। ओके, नाउ जब हम लोग बात करते हैं रिच बनने के बारे में तो बहुत सारी चीजें आती हैं सामने। हम सभी के मन में है कि भाई हम लोग जो है रिच बने लाइफ में। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितना पैसा अपनी लाइफ में चाहिए, कितना रिच बनना चाहते हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में कितना पैसा किस समय चाहिए। उसका एक पूरा कैलकुलेशन होता है, पूरी एक सिस्टम होती है। अगर वो सिस्टम हमें आ गई तो समझ लीजिए कि आपकी जो 80% इश्यूज हैं लाइफ में पैसे को लेकर के, वो सारी चीजें बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको आपके डेस्टिनेशन के बारे में पता होगा। अब आप अपनी स्पीड को भी देख सकते हैं और आप अपने जो है टाइम को भी लेके चल सकते हैं कि कितने टाइम में आपको अचीव करना है। क्या हम लर्न करने जा रहे हैं इस वेबिनार में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमीर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ बीइंग रिच। गोल्डन फ्यूचर स्ट्रेटजी, जो फ्यूचर में हम लोग को कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है लाइफ में, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एलिमिनेटिंग योर फाइनेंशियल फियर, फाइनेंशियल फियर क्या होता है और इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ओके, देन हाउ मनी फ्लो फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। देखिए, हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो इम्पेशेंट होते हैं लाइफ में अपने, कि जल्दी से जल्दी पैसा मिले, जल्दी से जल्दी जो है चीजें हमारे पास आ जाएं। लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि लाइफ में हमें पैसा चाहिए कितना। अगर आ भी जाएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप रियल में अमीर हुए भी हैं कि नहीं। ठीक है, देन हाउ टू गेट मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे पास पैसे ही नहीं। तो वो ये रहता है कि पैसा हमें चाहिए, जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, और हम जो है उसे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से लाएं इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग उसके बारे में भी बातें करेंगे। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल कौन सा है जिसमें हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ इस वेबिनार के बाद फिर क्या आपको मिलने वाला है, व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस वेबिनार, एक्चुअली यू विल गेट अ फिक्स्ड फाइनेंशियल प्लान फॉर योर लाइफ। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर हियर एज अ स्टूडेंट। तो अभी जो है आपको अपना करियर शुरू करना है, और उसके बाद किस रास्ते पे, किस डेस्टिनेशन पे कैसे बढ़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी लाइफ में, पेशेंस
होना पड़ेगा आपको वेल्दी बनने के लिए, और ये पेशेंस कैसे पाएं ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो कि आपको मिल जाएगा। आपको फाइनेंशियल फियर जो है आपका, उससे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपकी लाइफ में, नॉलेज बढ़ेगी जिसमें म्यूचुअल फंड की नॉलेज थोड़ी सी मैं आपको दूंगा, और एट लास्ट जो है वो पीस ऑफ माइंड जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए पीस ऑफ माइंड इसमें मैंने क्यों लिखा अभी पता चलेगा इसके बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, और उसके भी छोटा सा पहले मेरे बारे में, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँ। नो योर ट्रेनर, actually my name is Pranay Pancholi and I am a stock market analyst and a trainer. I have a 12 year of experience, qualified MBA, and my top certifications are NISM 10A and 10B. मैंने गवर्नमेंट के कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड ए और इस तरीके के बहुत सारे और भी पेपर्स दिए हैं, जिससे मुझे बेहतरीन नॉलेज मिली है। ये नॉलेज जो है मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई। देखिए एकेडमिक्स और एमबीए अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो वही मुझे जो है एनआईएसएम के थ्रू मिली। उसके और मैंने लगभग अभी तक 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है वाराणसी में, और वाराणसी के अगल बगल बहुत सारे कॉलेजेस में हम लोग के वेबिनार्स और सेमिनार्स चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स जो है सनबीम कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन्स की भी हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के और भी कॉलेजेस के हैं। तो हम लोग जो है अलग अलग कॉलेजेस में जाकर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट की और फाइनेंशियल मार्केट की। देन हमारे वेबिनार्स और वर्कशॉप्स आईटी में भी होते हैं, और पीडी में होते हैं, एचआर में होते हैं। बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप्स, और सारे जितने भी होते हैं सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। जैसे अगर हम लोग ने स्टॉक मार्केट का वर्कशॉप लिया तो उसमें ज्यादातर हम लोग लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग करवाते हैं, जो लाइव में बाइंग सेलिंग कैसे होती है, और ये सारी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो अगर आप चाहें कि अपने कॉलेज में इस तरीके की ट्रेनिंग करवाना, तो भी आप जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर आपको मिल चुका होगा या फिर अभी आखिरी में मिल जाएगा। तो इस तरीके के वर्कशॉप्स में मैं सेगा ट्रेनर्स की ओर से फाइनेंशियल मार्केट को डील करता हूं और फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि मैं चाहूंगा कि आप जो है एक पोल अभी आपके सामने आएगा, और आप इस पोल को करें, मुझे बताएं इस क्वेश्चन का जवाब। नाउ पोल इज हियर, प्लीज यू कैन गो फॉर द पोल। हम लोग एक 30 सेकेंड्स का समय लेंगे पोल खत्म करने में, उसके पहले आप प्लीज पोल करें। नाउ थैंक यू। और यहाँ पे 7 वोट्स आ चुके हैं 13 लोग में से। अगर आपको थोड़ा सा और समय चाहिए तो आप ले सकते हैं, हम लोग 30 सेकेंड्स और ले लेते हैं। गुड गुड। अच्छा 1 करोड़ नहीं चाहिए किसी को? 1 करोड़ का भी एक आया है मेरे पास। Okay, now 5 seconds more. Please go for the poll. Okay, thank you for the polling. Now, we are here with the results. See, अभी जो है अगर आप देख सकते हैं तो आप में से ज्यादातर लोगों ने 10 करोड़ रुपीस पे जो है पोलिंग की है, और आपको कोई डाउट भी नहीं है, बहुत सारे लोग को डाउट भी नहीं है कि भाई जो है ये मेरे लिए काफी होगा 10 करोड़ रुपीस। ओके, ठीक है। शायद अगर मैं 50 करोड़ लिखता तो बहुत सारे लोग 50 करोड़ पे भी क्लिक कर देते, लेकिन क्या आपको रियली में पता है कि ये क्या कैलकुलेटेड है आपके लिए? ठीक है, क्या ये कैलकुलेटेड है आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि अगर आप सोचते हैं कि ये पैसा आपके लिए पर्याप्त है, तो मैं आपको एक छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी
ना मुझे ये बताइए एक छोटी सी चीज कि अगर आपके पास 10 लाख रुपीज आ जाए तो क्या आपको मन नहीं करेगा कि आपके पास 1 करोड़ आ जाए ना? बिल्कुल उम्मीद है कि आपको मन करेगा इस चीज का। और अगर आपके पास या जिसके पास भी 1 करोड़ है, क्या उसको मन नहीं करता कि उसके पास 10 करोड़ आ जाए? और जब जिसके पास 10 करोड़ है तो क्या उसको मन नहीं करेगा कि उसके पास 100 करोड़ आ जाए? ये देखिए, ये है पैसे की भूख जो कि शांत नहीं होती है और ये चीज आगे चलती ही रहती है। इसका मतलब ये है शायद कि हम कभी भी, हमारे पास जितना भी पैसा आ जाए, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। उसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि ज्यादा पैसा रखने का सबसे बड़ा कारण होता है सिक्योरिटी। अगर हमारे पास 10 करोड़ है तो वो सिक्योरिटी ज्यादा हुई अगर हमारे पास 10 लाख है उससे। यस और नो? आप लोग मैसेज बॉक्स में जा करके टाइप कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। यानी अगर आपके पास 10 करोड़ है तो आपके पास सिक्योरिटी ज्यादा है, और 10 लाख है तो सिक्योरिटी कम है। यस? अगर आपके पास जो है 100 करोड़ रुपीस है तो आपकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा है 10 करोड़ से। भाई जो लाइफ में एंजॉय करना है, जो लाइफ में अपनी वांट्स को क्लियर करना है, जो आप चाहते हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन सिक्योरिटी जो है, सब जो हमारा माइंड है वो सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर वर्कआउट करता है। हमारे पास जितना पैसा हो कम पड़ता है और हमें डर लगता है। और हमें अगर डर लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली पता लगाया जाए कि हमें लाइफ में कितना रुपए चाहिए। लेकिन आप मुझे बस इतना बताइए, जैसे कि अभी इसके पहले जो हम लोग पोल में किया गया था कि जब हम लोग 10 लाख के बारे में बात किए थे और 10 करोड़ के बारे में भी, तो कहीं ना कहीं मुझे मत बताइएगा, क्योंकि मैं तो ये चीजों को बहुत बखूबी जानता हूँ, सैकड़ों लोगों से मैं मिला हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं 10 करोड़ में भी क्या कहीं ना कहीं आपको डाउट नहीं है कि कहीं ये पैसा कम ना पड़ जाए? कहीं हल्का सा डाउट है या नहीं कि ये पैसा कहीं आपको कम ना पड़ जाए? मुझे उम्मीद है, आप मुझे जवाब मत दीजिए, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको डाउट है। ये डाउट आता क्यों है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी आगे चर्चाएं करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज, एक और छोटा सा पोल जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव 30 सेकंड फॉर दिस पोल। Okay, 4 more people are here. Now, okay, I'm ending this poll now. And here are the results. कि हमें जिस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसर्न्स है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये फ्यूचर कंसर्न्स है क्या? क्या चीज है ये फ्यूचर कंसर्न्स? किस चीज से डर लगता है फ्यूचर में? वही पहला वाला पॉइंट, कहीं पैसा कम ना पड़ जाए, है ना?
तो अब देखते हैं कि ये पैसा जो कम पड़ जाए वाला हिसाब है, ये कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने लाइफ में, इस डर को कैसे खत्म कर सकते हैं। बट लेट्स गो फॉर दिस कि रियल में इंडिया में क्या स्थिति है। जैसा कि आप लोगों ने पोलिंग की, उसी के अनुसार सेम रिजल्ट है पूरे इंडिया का। प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसर्न पे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। फियर ऑफ रिटायरमेंट भी बहुत लोग का है, लेकिन ये फियर ऑफ रिटायरमेंट इसलिए आप लोगों में कम है क्योंकि आप लोग अभी जो है अपने करियर को लेकर के आगे नहीं बढ़े हैं, शायद बहुत सारे लोग। लेकिन जब आप एट द एज ऑफ 40 पहुंचेंगे, 30 पहुंचेंगे, तो 30, 35, 40, तो एक बार आपको हल्का लगेगा रिटायरमेंट के बारे में कि यार पैसा तो जुटा ही नहीं। और ये चीज सबसे डरावनी हो जाती है अगर आप इसका ध्यान न दें एट द एज ऑफ 50, 55। और अगर रियल में आपको इसके बारे में पूछना है, फियर ऑफ रिटायरमेंट के बारे में, तो आप अपने मदर, फादर, अंकल, जो भी 50 के अबव जिनकी एज है, आप एक बार उनसे पूछिए कि पैसा रिटायरमेंट के लिए काफी जुटाया है कि नहीं। And in the 90% case, you will get the answer, the big no. रिस्क ऑफ जॉब, यंगस्टर्स जो हैं, जो 30 की एज के हैं, उसमें जो है ये रिस्क ऑफ जॉब सबसे ज्यादा पाया गया यहाँ पे, ठीक है। Then health emergency is also an issue. We didn't thought about the health emergency, but it is also an issue कि जो ये हेल्थ इमरजेंसी है, कि ये हेल्थ इमरजेंसी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेट्स अज्यूम कि आपने 25 लाख रुपए या 15 लाख रुपीस जो है आपने जुटा लिए, ठीक है, और आपने ये पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर आपकी आप लेट्स अज्यूम कि आपने एक घर बनाने के लिए जुटाए या फिर किसी चीज के लिए जुटाए, और एक हेल्थ इमरजेंसी आ गई और उसमें जो है 10 लाख रुपीस आपके गायब हो गए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये डर खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा इशू है। लगभग इस वेबिनार का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो इस डर को ही खत्म करने का। लेकिन सबसे पहले हमें ये पहचानना काफी जरूरी था कि हमारा डर है क्या लाइफ में। ये जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसर्न्स हैं, भाई देखिए, रिस्क ऑफ जॉब जो है ये भी एक फ्यूचर कंसर्न है, हेल्थ इमरजेंसी भी एक फ्यूचर कंसर्न है, फियर ऑफ रिटायरमेंट भी एक फ्यूचर कंसर्न है। अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे ये एक पॉइंट रखा गया कि फ्यूचर कंसर्न्स के बारे में। अब ये फ्यूचर कंसर्न्स हैं क्या? अब देखिए, दो तरीके की चीजें, दो तरीके के फ्यूचर कंसर्न्स होते हैं। एक होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिनको आना ही आना है, और एक होते हैं जो इमरजेंसी टाइप में होते हैं। आइए देखते हैं आगे कि क्या है फ्यूचर कंसर्न्स, बट उसके पहले कुछ चीजें और। इन फ्यूचर कंसर्न्स को, जो भी इश्यूज हैं, जो भी फ्यूचर के फियर्स हैं, इनको एक ही चीज सिर्फ खत्म कर सकती है, और वो है आपका राइट प्लान। ठीक है, रॉबर्ट डी कियोसाकी का नाम शायद आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना प्लीज गूगल करें, क्योंकि ये इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे वर्कआउट किया है इन्होंने, वो है इन्वेस्टमेंट नहीं, वो है जो एक आम आदमी है उसके कंसर्न्स के ऊपर, और वो क्यों अमीर नहीं बन पाता है उसके कंसर्न के ऊपर। शायद रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया की नंबर 1 सेलिंग फाइनेंशियल मार्केट की बुक है। आप रॉबर्ट डी कियोसाकी ने ही इस बुक को लिखा है, और मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्लान। गेटिंग रिच बिगिंस विद द राइट माइंडसेट, द राइट माइंड, द राइट वर्ड्स एंड द राइट प्लान। रॉबर्ट डी कियोसाकी ने कहा है कि जो रिच माइंडसेट है
वो शुरुआत उसकी होती है राइट माइंडसेट से। राइट माइंडसेट एंड द राइट वर्ड्स एंड द राइट प्लान। यहाँ पे हम लोग दो चीज के बारे में सबसे ज्यादा वर्कआउट करेंगे, वो है राइट प्लान और राइट माइंडसेट। इस वर्कशॉप को करने के बाद आपके पास एक राइट माइंडसेट होगा और एक राइट प्लान भी होगा। लेट्स मूव नाउ। यू कैन सी हियर कि जो पुअर प्लानिंग किस तरीके की काम करती है और जो रिच प्लान है वो किस तरीके के काम करते हैं। Rich people plan for 3 generations, poor people plan for Saturday night। इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको काफी समझ में आ गया होगा। देखिए, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सैटरडे संडे को भी काम करते हैं और एक जो सैटरडे संडे को अपनी आने वाली लाइफ पे वर्कआउट करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपने सैटरडे और संडे बेकार करें, लेकिन यही सैटरडे और संडे है जो आपको आने वाले समय में एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको फ्यूचर चाहिए या प्रेजेंट। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सर प्रेजेंट में ही जिया जाए, फ्यूचर में क्या रखा है, किसी ने तो देखा नहीं। लेकिन भाई प्लान तो करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो प्लान नहीं करते हैं वो शायद इस तरीके का कुछ काम करते हैं, ठीक है। सो आपका प्लान होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है, अगर आपको रियल में लाइफ में रिचनेस के एसेंस को टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ में आपको जाना कहाँ है और कितना दूर जाना है, तब तक आप व्हीकल को किस स्पीड में दौड़ाएंगे। अगर आपने तेज दौड़ाया तो शायद आप अगल बगल के नजारों का आनंद न उठा सके, और अगर आपने धीमे दौड़ाया तो शायद अपने डेस्टिनेशन पे न पहुंच सके। तो आपकी स्पीड समझने के लिए पहले आपके डिस्टेंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपका डिस्टेंस पता चलेगा आपके फ्यूचर गोल्स के थ्रू। आपका फ्यूचर गोल क्या है ये पता होना चाहिए, और फ्यूचर गोल को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा उसके लिए जरूरी है। देन द सेकेंड पॉइंट इज टू सेव मनी, ठीक है। व्हाट इज अबाउट द सेविंग मनी? सेविंग मनी है क्या बेसिकली, ठीक है। सेविंग मनी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप पैसे को खर्च ना करें। सेविंग मनी का क्या अर्थ है ये हम लोग आगे समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि ये पैसा कहाँ से लाया जाए। एंड द लास्ट थिंग, सेव करने से कोई कभी अमीर नहीं बनता, पैसे को इन्वेस्ट करने में अमीर बनता है। ये लाइन शायद आपने जरूर सुनी होगी। तो अब उस पैसे को जो सेव किया है उसे इन्वेस्टमेंट में कैसे लगाएं। देखिए, रॉबर्ट डी कियोसाकी की एक लाइन मुझे याद आती है इसमें, कि अगर हम अपने अंडर में कुछ एम्प्लॉयज को रखें, ठीक है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो दिन में 8 आवर्स काम करते हैं, 10 आवर्स मान लीजिए, ठीक है। लेकिन एक ऐसा, और फिर साथ में जो है वो सैलरी भी लेते हैं, साथ में जो है वो सैलरी भी लेते हैं, ठीक है। नाउ एक्सक्यूज मी, नाउ लेकिन रॉबर्ट डी कियोसाकी के अनुसार एक ऐसी चीज है जो आपके लिए दिन में 24 घंटे काम करती है और सैलरी भी नहीं लेती है, कोई छुट्टी भी नहीं लेती है, और आपको जो है बेहतरीन रिटर्न देती है। वो एम्प्लॉय है मनी। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर पैसे से आप पैसा कमाएंगे तो अपनी अर्निंग भी बढ़ाएंगे, अपना एसेट भी बढ़ाएंगे, और वो एम्प्लॉय कभी भी आपके लिए कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट ही वो चीज है
जिससे आप अच्छी तरीके से आगे अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग जो है सेट गोल करेंगे अपना, उसके बाद गोल सेट करने के लिए सेकंड पॉइंट होगा पैसे को सेव करना, और थर्ड पॉइंट होगा इन्वेस्ट करना राइट प्लेस पे। ये तीनों चीज हम लोग आगे समझेंगे। नाउ सेटिंग योर गोल्स। और उसके पहले आपके पास एक छोटा सा असाइनमेंट है। अगर आपके पास मोबाइल या बुक या कॉपी है तो आप प्लीज, मैं आपको अभी 1 मिनट देता हूं, यहाँ पे आपको जो है एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और इस कॉपी के थ्रू आप यहाँ पर जितने भी गोल्स लिखे हुए हैं पैसे के प्रति, इसमें आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पे बताएंगे कि आपके लिए कौन सी प्रायोरिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं पेइंग डाउन मॉर्टगेज एंड अदर डेट, मेरे लिए कौन सी प्रायोरिटी है, तो मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूं। कि ये जो है मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई लोन नहीं लिया है, या अगर मैं लोन लेता हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज ये रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेरा आउटफ्लो कर रहा है। सेविंग फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, सॉरी, गेटिंग कंट्रोल ओवर माय स्पेंडिंग, बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि मुझे इसमें स्पेंडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। देन सेविंग चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, बहुत मेरे लिए जो है इसके लिए 4th नंबर का कंसर्न मैं लूंगा, मेरे प्रायोरिटी में 4 नंबर की लिस्ट पे है, ठीक है? ऐसे करके जो है आपको ये पूरा का पूरा देखना है कि यहाँ पे आपके हिसाब से जो आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपके क्या वो जो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप इसको जो है 5 नंबर रखिए, और अगर नहीं है, अगर लेस इंपॉर्टेंट है तो 1 नंबर रखिए, ठीक है? तो इसे जो है आपको अपनी कॉपी पे करना है, अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो प्लीज आप एक ले लें, क्योंकि आगे 1-2 एक्टिविटीज और रहेंगी, और अगर आप इन एक्टिविटीज को कर लेते हैं तो आपको आगे जो है अपने लाइफ के रियल गोल के बारे में भी पता चल जाएगा। ओके, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ भी सकते हैं साथ में। जयंत जी, आपके गोल है 5 लाख करोड़, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शायद इस स्पेलिंग के संग आप उस गोल को अचीव ना कर सके। ओके नाउ, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे कर लिया होगा पूरा। मैंने खुद अपने गोल को प्रायोरिटी बेसिस पे जो है लगा दिया है कि मेरे लिए कौन सी प्रायोरिटी बेसिस है। अब इससे मुझे ये पता चल गया है कि मुझे किन गोल्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मुझे ये पता चल गया है कि मुझे किस गोल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब इन यही गोल्स हैं, देखिए मेरे लिए सेविंग फॉर रिटायरमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि रिटायरमेंट क्या होता है। आगे आप भी समझेंगे कि 2 साल या 3 साल गंवाने के कारण रिटायरमेंट में कितना लॉस हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग माई इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट में 2% भी ज्यादा मिल जाता है तो भी वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देता है। नाउ फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट मिक्स के बारे में, ठीक है, मैनेजिंग माई इन्वेस्टमेंट्स,
टैक्सेशन को रिड्यूस करना मेरे लिए बहुत बड़ा गोल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल चलता हूँ। और एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप टैक्सेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि एक लिमिट के बाद थोड़ा ही टैक्स बचता है, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए टैक्सेशन मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है पर्सनली, इट इज पर्सनली टू मी। ठीक है, मेंटेनिंग माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रिटायरमेंट, यस समहाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू मी। ठीक है, मैं शायद अगर मैं अभी मैरिडन में खाने जाता हूँ तो मुझे अभी भी मन करेगा लाइफ गोल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, कि मैं उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखूं। ठीक है, देन रिटायरिंग अर्ली, अर्ली एट द एज, मतलब एज का कोई आप ले सकते हैं, तो अर्ली रिटायरमेंट भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। डेवलपिंग इनकम विड्रॉल स्ट्रेटजी इन रिटायरमेंट, नहीं मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फैमिली को प्रोवाइडिंग अ पोर्टफोलियो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इन चीजों को देखिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। अब जो 5, जिसमें 5 में आपका रिटायरमेंट आता है, सॉरी 5 में आपका पॉइंट आ रहा है, उन चीजों को आप लिख करके रख सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नो अबाउट योर फ्यूचर लाइबिलिटीज एंड गोल, ये भी एक तरीके का छोटा सा एक्टिविटी है जिसको आपको कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी मुझे देखिए यहाँ पर जो है बाइंग अ कार, अगर अगर मैं कार बाई करना चाहता हूँ तो आज के डेट में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सॉरी कितना रुपए मैं अमाउंट में लगाऊंगा कार खरीदने के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आप आज के डेट में कोई काम करना, जो अपना आपका गोल है उसका आपको आज के डेट में पकड़ना होगा कि क्या रेट है। ठीक है, तब आप इन्फ्लेशन के थ्रू आगे पता लगा पाएंगे कि इस तरीके से जो है आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उस समय आज से 5 साल के बाद अगर मुझे खरीदनी है कार, अज्यूम करते हैं यहाँ पे, नाउ अज्यूम करते हैं कि मुझे जो है यहाँ पे 5 लाख की कार खरीदनी है। ठीक है, कितने साल के बाद खरीदनी है, मैं एक टाइम लेके चल रहा हूँ कि मुझे जो है 3 इयर्स के बाद खरीदनी है। ठीक है, 3 इयर्स के बाद खरीदनी है। अगर मुझे घर खरीदना है, मेरा कोई घर खरीदने का प्लान नहीं, आई हैव अ हाउस विथ मी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, अब मेरी एक लज्यूम करते हैं कि मेरी एक छोटी सी बिटिया है जिसकी एज 3 इयर्स है। तो अगर आज के डेट में, अगर राइट नाउ आज के डेट में अगर मैं एक लड़की की शादी करूं तो मुझे कितना चाहिए, अज्यूम करते हैं कि मुझे, मतलब एक कॉमन व्यक्ति को जो है वो नियर अबाउट 20 लाख रुपीज आज के डेट में चाहिए होगा। ठीक है, 20 लाख रुपीज चाहिए होगा आज के डेट में। कितने समय के बाद जो है, जैसे 3 इयर्स की मेरी बेटी है, तो कितने समय के बाद उसकी, अज्यूम करते हैं कितने समय के बाद अप्रोक्स उसकी शादी होगी। तो आज से 20 इयर्स, 23 इयर्स ले लेते हैं। ठीक है, 23 इयर्स के बाद जो है इसका, एक सेकेंड, ओके, 23 इयर्स के बाद जो है 23 इयर्स समय बचा हुआ है उसकी शादी में। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन, एक लड़का है मान लेते हैं, लड़का जो है उसकी एजुकेशन के लिए मुझे आज के डेट में जो है 10 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, और उसमें कितना समय बचा है, अज्यूम करते हैं 20 इयर्स बचे हुए हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट का जो गोल है और जो कैलकुलेशन है वो काफी अलग होता है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इसे भरा होगा अपने हिसाब से, अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा, अच्छी चीज होगी। माय वॉइस इज ऑडिबल नाउ।
आते हैं बात करने के लिए महंगाई डायन पे, ठीक है, इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी जैसे कि 20 इयर्स के बाद मुझे अपने छोटे से बच्चे की, लड़के की जो है या लड़की की जो है वो एजुकेशन पे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने रखा है कि भाई 10 साल के बाद 10 लाख रुपए मुझे आज के डेट में चाहिए उसे कोई पढ़ाई कराने के लिए, तो आज से 20 साल के बाद मुझे क्या कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है उसे इन्फ्लेशन से आगे करते हैं मैनेज, कि भाई इन्फ्लेशन के अनुसार जो है किस तरीके से, सॉरी, इन्फ्लेशन के अनुसार किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा वो पैसा, और 20 साल के बाद रियली मुझे कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन से जब उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पहले इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन इंडिया में किस तरीके से चला है। सिर्फ जनवरी 13 की बात करते हैं यहाँ पे, कि 13 जनवरी को अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, 104 रुपए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कोई चीज अगर 100 रुपए की थी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 13 अक्टूबर को वो चीज 116 रुपए की हो गई। देन उसके बाद जुलाई 14 को वो चीज 120 की हो गई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए अभी जो है अगर यहाँ पे ध्यान दे तो अप्रैल 19 यानी कि 2020 में अगर इधर बात करें तो नियर अबाउट 150 रुपीज की हो गई। गॉट इट। अब 150 रुपीज की हो गई कितने साल के अंदर, 13 to 19, 7 ईयर्स के बाद। ये ओवरऑल इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की अभी थी तो आज से 7 साल के बाद वो 150 रुपए की हो गई। अगर आपने यहाँ पे रखे हुए हैं कि आज से 7 साल के बाद आपने लेट्स अज्यूम कि आपने 120 रुपए रखे हुए हैं और आपने सोचा कि आज से 7 साल के बाद हम ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो यहाँ पे इसका रेट 150 हो गया। नियर अबाउट देखा जाए तो आप 30 रुपीज माइनस में पहुंच गए। या यहाँ पे आप अगर दूसरे तरीके से समझे तो यहाँ पे आप जो है अमीर थे, इस जगह पे आप अमीर थे, जितने का सामान मिल रहा था उससे ज्यादा पैसा आपके पास था, और यहाँ पे आप इन्फ्लेशन के कारण गरीब बन गए। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन को भी जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इग्नोर क्या, इसको बहुत तगड़ी तरीके से कंसीडर किया जाता है। और अगर आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि भैया हमको जो है अपनी बिटिया के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है शादी के लिए, अभी बड़ी हो रही है, अब हम उसकी शादी करेंगे, चलो 20 लाख रुपए जुटाए जाए। लेकिन जब वो समय आता है तो वहां पे जो है 20 लाख रुपए जो है कम कम पड़ जाते हैं और 40 लाख रुपए कम से कम चाहिए होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस महंगाई को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल स्टूडेंट, या आप जो ये वेबिनार कर रहे हैं, तो इससे आपको ये जरूर पता चलेगा कि महंगाई को कंसीडर करना, इन्फ्लेशन को कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके लाइफ का कोई तो गोल आपने बनाया होगा। अज्यूम करते हैं कि आपने सोचा होगा कि यार बड़े हो जाएंगे ना तो अपना एक फ्लैट लेंगे। कितने का फ्लैट आ रहा है, 50 लाख का। तो आपको लगता है कि जब आप फ्लैट लेने समय 50 लाख रुपीस वहां पे लेके जाएंगे तो क्या वो फ्लैट 50 लाख का होगा? एकदम नहीं। इसको कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि फ्लैट का रेट एक स्पीड में बढ़ रहा है और इधर से आपकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा तेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्लैट को टेक ओवर करना है, फ्लैट के रेट को। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस समय जा करके फ्लैट का रेट 75 लाख रहेगा, तो हम आज से कितना इन्वेस्ट करना चालू करें कि उस समय 75 लाख जुटा ले। कितने साल के बाद? डेस्टिनेशन का टाइम। अभी आते हैं उस चीज पे। नाउ जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक गोल बनाया था उसी के बारे में फिर बात करते हैं कि फ्यूचर अमाउंट, जो हम लोग ने करंट अमाउंट को पकड़ा था उसको लेंगे पहले। कि भाई कार को हम लोग ने क्या सेट सोचा था कि 5 लाख रुपीस चाहिए कार के लिए। अब कार के ऊपर इन्फ्लेशन कितना है, कार के ऊपर अज्यूम करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 7% का है। ठीक है, टाइम हमने क्या सोचा था कि भाई 3 इयर्स के बाद जो है हम कार लेंगे।
और अब अमाउंट कितना है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सेल पे भी एक फॉर्मूला होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो एक छोटा सा ऐप है, आप इंस्टॉल कर लें इस ऐप को। इस ऐप का नाम है SIP कैलकुलेटर। ओके, इस ऐप का नाम है SIP कैलकुलेटर। अगर आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आप लाइव में समझ पाएंगे कि किस तरीके से यह SIP कैलकुलेटर वर्क करता है। ठीक है, और इसे आप अभी तुरंत डाउनलोड कर लिए। अभी हम लोग ये चीज समझेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे इसको देखा जाए कि पुराना कैलकुलेट मतलब कैसे किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि आने वाले समय में आपकी गोल की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो इसके बारे में तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। नाउ इसे ओपन करेंगे, आपने जरूर पढ़ लिया होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखिए कि इस जगह पे एक गोल प्लानर है। ठीक है, गोल प्लानर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार प्लानर लिखा हुआ है। ठीक है, कार के ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कि भाई कितने साल के बाद कार लेनी है, 3 इयर्स के बाद, इसको 3 ईयर कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम कार 5 lakhs। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट हम लोग ने इन्फ्लेशन कितना लिया था, 7% लिया था, 7% इसको कर देते हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो इसको 8% कर देते हैं। ठीक है, 80% रहने दीजिए, और इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसमें देखिए साफ साफ लिख के आ गया कि आपकी ड्रीम कार आज से 3 साल के बाद 6 लाख रुपीज की रहेगी, और अगर आप 15,000 रुपीज आज से इन्वेस्ट करना चालू करते हैं मंथली, तो 3 साल के बाद जो है आपके इतने रुपए जुड़ जाएंगे। समझ में आया? तो अभी क्या करना है आपको, जो है कुछ नहीं करना है। अगर आप उस समय आज से 3 साल के बाद आप प्लान कर रहे हैं कार खरीदने के लिए, तो आप सिंपल से आप 15,000 रुपए पर मंथ आप जुटाइए और 6,12,000 रुपए की कार जाकर के उस समय ले लीजिए। लेकिन अब देखिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें क्या पता चली, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि आपका डेस्टिनेशन कितना दूर है, वो 3 साल पे है, और वो कितना सॉरी उसमें कितना समय बचा हुआ है, उसमें 3 साल बचा हुआ है, और कितना दूर है, ये 6 लाख रुपए दूर है। यानी आपको 6 लाख रुपए, 6,12,000 रुपए आपको जुटाने हैं। गॉट इट? इसी तरीके से चलिए हम लोग दूसरा रिटायरमेंट दूसरा प्लानिंग करते हैं।
नाउ लेट्स प्लान फॉर द एजुकेशन। ठीक है, कि जो वो बेचारा छोटा सा लड़का था उसके एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं। एजुकेशन प्लानर पे हमने क्लिक किया। ठीक है, एजुकेशन प्लानर पर क्लिक किया। भाई चाइल्ड की करंट एज क्या है, अज्यूम करते हैं कि 2 साल लगा देते हैं इसको, 2 साल का है बच्चा, और किस समय उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अज्यूम करते हैं कि जब वो 21 का होगा तब उसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस समय करंट कॉस्ट आज के समय कितना लग सोचा था हमने करने के लिए, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, आपको ये बाकी चीजों को भरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल भरने की जरूरत है, इसका इन्फ्लेशन जो है एजुकेशन का नियर अबाउट 10% के आसपास रहता है। इसको मैं बढ़ा के 10% कर देता हूँ। और मैं एज्यूम करता हूं कि मैं एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां से मुझे 12% मिल रहा है। ठीक है, 12% मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये काफी डरावना हो सकता है किसी भी फादर के लिए, अगर वो सोचते हैं कि उसका बच्चा जो है वो 10% का एजुकेशन, सॉरी 10 लाख रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट करके सोचा कि मैं 10 लाख रुपीज जो है अपने पास रखा रहूं, और जब इसकी जरूरत पड़ी मेरे बेटे को तो मैं उसको एजुकेशन के लिए दे दूं। तो रियल में उस समय जब वो एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम कि उसे एमबीए कराना चाहते हैं 10 लाख से, तो उस एमबीए की कॉस्टिंग जो है उस समय 60 लाख हो चुकी है। ठीक है, लेकिन सेकंड लाइन में उसका पूरा तरीका दिया हुआ है कि किस तरीके से उसे इन्वेस्ट करके आप मंथली 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करके उस समय 60 लाख रुपीज तक पहुंच सकते हैं। अब आप ये चीज समझ सोच रहे होंगे कि सर 7,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करके 60 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से आपका पैसा बढ़ेगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आप जो है अपने अलग अलग जो भी गोल्स हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप प्लीज मैसेज बॉक्स में आकर के कॉल मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ना उस हिसाब से आप अपनी लाइफ के टॉप 3 गोल्स लिखिए कि आपके गोल्स जो है बहुत क्लियर होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से हर्डल्स इस समय आपके सामने हैं, जो जिसपे आप जिसको आप सोच सकते हैं। ठीक है, और उसको उन हर्डल्स को हटाने के लिए कौन से एक्शन आपको लेने चाहिए। देखिए, ये थोड़ा सा बोर हो सकता है, लाइफ में आपको लग रहा होगा कि कौन इतना करे, कैसे करे, लेकिन देखिए रिच और पुअर के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आपको पता है एक सिमिलरिटी भी होती है कि दोनों ही कठिन काम करना नहीं चाहते। दोनों ही रिच और पुअर दोनों ही सुबेरे उठ करके एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, लेकिन रिच करता है, सक्सेसफुल व्यक्ति करता है, और जो अनसक्सेसफुल व्यक्ति है वो नहीं करता है। हमें पता है कि सुबेरे उठ करके एक्सरसाइज करने से या इन गोल्स पे वर्कआउट करने से हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, या हेल्दी बन सकते हैं, या वेल्दी बन सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कौन करे, छोड़ो, जाने दो। लेकिन जब जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो समझता है इन चीजों को कि ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको करना चाहिए। तो जो अनसक्सेसफुल है वो बोलता है हमें पता है करना चाहिए, चलो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, छोड़ो यार कौन करे, सबको ही तो अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं, हम भी ऐसे ही जिएंगे। तो अगर आप सबकी तरह लाइफ लाइफ को जीना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप ना करें इस चीज को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे सक्सेसफुल व्यक्ति बने, रिच पर्सनालिटी बने, तो रिच पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझना आपको जरूरी है।
और रिच पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने सारी वांट्स को जो है वो पूरा करे, सारे डिजायर को पूरा करे, बल्कि रिच पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी सारी नीड्स को पूरा कर सकता है, अपनी फ्यूचर की नीड्स को पूरा कर सकता है, वो रिच कहलाता है। गॉट इट? वांट तो कभी कम नहीं हो सकती। कुछ साल पहले हम लोग जो है एक छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, अब हम लोग जो है बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें मन करता है कि हम ताज में या बड़े और उससे बड़े ओबराय में खाना खाने जाएं। कल को ओबराय में भी खाना खाने जाएंगे तो उसके बाद जो है हमें रिट्स में खाना खाने का मन करेगा। आप चाहे तो पूछ सकते हैं, जो लोग ओबराय में बैठ के खाना खाते हैं या ताज में बैठ के खाना खाते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं रिट्स में खाना खाने का मन है, 90% बोलेंगे हाँ। लेकिन एक व्यक्ति जो एक छोटे से कैफे में बैठ के खाना खाता है, उसके लिए छोटी सी जगह भी, थोड़ी सी बड़ी जगह भी अच्छी है। तो दोनों लोग एक ही जगह फंसे हुए हैं। वांट जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वांट हमेशा बढ़ती रहती है। तो हमें अपने नीड्स पे वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द सेव मनी। इतना पैसा, ये तो पता चल गया भाई कि 7,000 रुपए जो है हमें लगाने हैं, 10,000 रुपए हमें लगाने हैं, लेकिन इस पैसे को सेव कैसे किया जाए? देखिए ये जो भी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, देखिए जो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, वो इन चीजों को बखूबी समझ रहे होंगे। लेकिन जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो ये चीज समझ ले कि लाइफ में जो है आने वाले समय में ये सारी परेशानियां आपके संग होने वाली है। एंड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिल्कुल होंगी, हम लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। सिर्फ करियर बनाने से या करियर में बैठ जाने से ही सब कुछ नहीं है। आप जा करके पूछ लीजिए, किसी एक छोटे व्यक्ति से भी पूछ लीजिए, जो छोटा करियर, जिसका हल्का करियर हो, उससे पूछ लीजिए, और एक बहुत ऊपर वाले करियर बंदे से पूछिए, दोनों से पूछिए पैसा कम है कि नहीं है, तो बोलेंगे, दोनों बोलेंगे हाँ पैसा कम है। और पैसा चाहिए, बोलेंगे हाँ पैसा और चाहिए। इसका मतलब क्या? और दोनों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, आपको एकदम बराबर मिलेगी। आप पूछेंगे कि मुझे बताइए कि आप अगर देखा जाए तो आपके पास कितना पैसा कम है, यानी कि आपको कितना पैसा कमाना है और कितना पैसा कम है, तो दोनों ही लोग लगभग जो है 10-10 गुना ऊपर बोलेंगे। जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा होगा वो 10 लाख बोलेगा, और जो 10 लाख कमा रहा है वो 1 करोड़ बोलेगा, जो 1 करोड़ कमा रहा है वो 10 करोड़ बोलेगा। ये मैं नहीं कहता, एक साइकोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था, वो ये बात कहता है। तो इसका मतलब आप जितने भी ऊपर चले जाएं, आपके पैसे की भूख अगर बढ़ती रहेगी तो आपने पाया क्या लाइफ में? और वो भूख तभी खत्म होगी जब आप कैलकुलेटिव होंगे कि आपको कितना रुपया रियल में चाहिए, और उसके लिए आप अभी से उसको सॉर्ट आउट करना शुरू करें, ठीक है। गरीब, जैसा अभी इसके पहले हम लोगों ने समझा था रॉबर्ट डी कियोसाकी की, कि गरीबी एक पैसे की कमी को नहीं कहते, गरीबी कहते हैं मानसिकता को। आपकी मानसिकता, माइंडसेट जो है वो अमीर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क करते हैं कि कैसे पैसे को सेव करें, जो पैसा हमें आगे इन्वेस्ट करना है। शायद इस लाइन से आप लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है। क्यों? लेकिन एक बात ये भी समझनी जरूरी है कि ये लाइन दुनिया की सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कही है। डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? देखिए, मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए, मैं भी, आप प्लीज यस और नो का जवाब आप मैसेज बॉक्स में लिख करके दें, ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 20,000 है, वो 15,000 में घर चला सकता है कि नहीं? एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 20,000 है, वो 15,000 में घर चला सकता है कि नहीं चला सकता? कंफ्यूज या थोड़े से आलसी? ओके,
थैंक यू वंश फॉर योर आंसर। बाकी सबसे मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आंसर दें, क्योंकि जब तक आप इन चीजों के आंसर नहीं देंगे, पार्टिसिपेट ठीक से नहीं करेंगे, तब तक जो है आप थोड़ा बैकफुट पे आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको शायद न समझ में आए। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो 20,000 कमा रहा है वो 15,000 में घर चला सकता है। ओके, नाउ अगर उस व्यक्ति की सैलरी बढ़ के 25,000 हो जाए, अगर उस व्यक्ति की सैलरी बढ़ करके 25,000 हो जाए, तो क्या लगता है आपको कि उसके खर्चे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? अगर उसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ करके 20,000 से 25,000 हो जाए, तो उस व्यक्ति के खर्चे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? ऑफ कोर्स बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे या जॉब करते होंगे, तो जब आपको ट्यूशन पे 500 रुपीज या 1,000 रुपीज मिलते होंगे, तो आपके कुछ अलग खर्चे होंगे, और जब आपके 2,000 हो जाते होंगे तो आपके कुछ और खर्चे हो जाते होंगे, और कुछ दिन के बाद आपको लगता होगा यार 2,000 भी कम है। यही सेम मानसिकता बहुत सारे लोगों की है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कभी आपके फादर ने, मदर ने आपको पॉकेट मनी दी होगी, तो जब वो 100 रुपीज पॉकेट मनी देते थे तो भी कम लगती थी, 500 देते थे तो भी कम लगती थी, और अगर वो 1,000 भी देते थे तो भी कम लगती थी। कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक वो कम हो जाती थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण समझना बहुत जरूरी है, कभी ध्यान से समझिए, सोचिएगा। ठीक है, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जब आपको 500 रुपीज मिलते थे, तो आप जाते थे एक बार पार्टी करने, और जब आपको 1,000 मिलने लगे तो आप जाते थे 2 बार पार्टी करने, और जब आपको 2,000 मिलने लगे तो आप 3 बार नहीं जाते थे। जो ये 2 बार पार्टी करते थे ना, जिस जगह में करते थे, वो जगह बदल देते थे और दूसरी बढ़िया जगह जाते थे पार्टी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग टू यू ओनली, आई एम जस्ट पॉइंटिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि आपकी जो वांट्स थी, जो आपकी डिजायर थी, वो बढ़ जाती थी। आपकी जो डिजायर थी, हाँ बिल्कुल सुधांशु जी, आपकी वांट्स जो थी वो बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो 20,000 कमा रहा था, वो 15,000 में घर चला सकता है, लेकिन जब उसकी सैलरी 25,000 हो जाती है तो वो भूल जाता है कि हम 15,000 में चला सकते हैं। यहाँ पे जहां वो पहले 5,000 रुपीज सेव कर सकता था, अब 10,000 रुपीज सेव कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। वो क्या करेगा? अपनी वांट को इंक्रीज कर लेता था। इसलिए उसके पास जो मनी सेव के लिए होता था, वो एकदम बचता नहीं था। अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हमारे पास फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी वांट्स को कम से कम करके चलना है। और एक चीज ध्यान रखिए, आप अगर सोचते हैं कि आपको अपनी वांट को मेंटेन करके चलना है, ठीक है, कम मत करिए, बढ़ाइए भी मत, लेकिन मेंटेन करके चलिए, तो आप यहाँ पर भी अनसेटिस्फाई रहेंगे, और जब आपके पास 100 करोड़ रुपए भी आ जाएंगे ना, तो भी वहां पे आपकी वांट जो है कुछ और होगी, आप यहाँ पे भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे। यानी कि अगर आप वांट के प्रति आगे बढ़ते हैं तो आप लाइफ टाइम अनसेटिस्फाई होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले आपको जो है अपनी वांट्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, अपनी वांट्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगला पॉइंट हमारा इसी पे वर्कआउट करता है। इसीलिए वॉरेन बफे ने ये बात बोली है, इसीलिए यहाँ पे वॉरेन बफे ने ये बात बोली है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी कि अगर अज्यूम करते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 है, आप इसमें से 7,000 रुपीज एक बार निकाल दीजिए, एक बार निकाल दीजिए। 13,000 में सोचिए कि हमको घर चलाना ही चलाना है कैसे भी करके, तो आप चला लेंगे, बिल्कुल चला लेंगे, और एकदम
आराम से कमी नहीं पड़ेगी किसी चीज की, हाँ, लेकिन आप जो अपनी वांट से, भाई होटल में जब आप खाना खाने जाते हैं तो आप नहीं जाएंगे, आप जो है महंगी चीजें जो लेते थे, महंगे कपड़े लेते थे, शायद वो नहीं लेंगे, ठीक है। आप खुद करके देखिए, अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, आप एक काम करिए, आप 2000 रुपीज अगर कमाते हैं तो अज्यूम करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें से आप 1300 रुपीज जो है वो निकाल करके साइड कर दीजिए, मम्मी को दे दीजिए या किसी को दे दीजिए, बोलिए कि ये हमें देना नहीं, एकदम नहीं देना, हम मांगते ना तो भी नहीं देना। आप देखेंगे कि आप 700 रुपीज में अपना पूरा महीना आराम से गुजार लेंगे। बहुत सारी चीज पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आप कर लेंगे। और यही 1300 रुपीज आगे चल के 1300 रुपीज जो है आगे चल के आपके लिए एक बड़ा अमाउंट बनाएंगे। इसीलिए वॉरेन बफे ने बोला है कि पहले जो है आप अपनी सेविंग करिए, उसके बाद जो है उसको खर्च करिए। इसको और भी प्रैक्टिकली तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग अपने वांट और नीड को जो है हमें पहले अलग अलग करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जो हमारी नीड्स क्या है और हमारे वांट क्या है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो क्लोथ्स जो हैं हमारी नीड्स में आते हैं, ठीक है, बट एक वर्साचे की जीन्स हमारी वांट में आती है। वर्साचे की जीन्स भी क्लोथ है, लेकिन ये हमारे वांट में आती है। बाइक जो है वो हमारी नीड है, बट पल्सर 180 हमारी वांट है। यहाँ पे अगर आपका पैसा होता तो आप शायद पैशन या स्प्लेंडर खरीद लेते, जो कि 60,000 के आसपास की आती है, अज्यूम करते हैं, और पल्सर जो कि 1 लाख रुपीस के आसपास की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 40,000 रुपए बचा सकते थे। ठीक है, अज्यूम करते हैं ऐसा, मतलब मुझे 100% पता नहीं है कि स्प्लेंडर कितने की आती है, ठीक है, लेकिन स्प्लेंडर से आपका काम चल सकता था। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आपने 1 लाख रुपए अपनी वांट के लिए खर्च तो कर दिए, लेकिन अभी भी आप शायद सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको कोई और इससे बड़ी बाइक चाहिए हो। अपने आप से पूछिए, मुझसे मत बताइएगा, ठीक है। तो मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल था, लेडीज प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली कि मैंने स्प्लेंडर का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जांपल है, ये होता है, रियल में होता है। उसके बाद और आपकी नीड में क्या आता है? आपकी नीड में फूड आता है, ठीक है, बट डाइन इन ताज इज योर वांट। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप अपना 80% जो पैसा है वो अपनी वांट में खर्च करते हैं, और 20% पैसा है जो है वो अपनी नीड में खर्च करते हैं। अगर आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो आपके पास वो फंड आ जाएगा जिसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं से वो पैसा आता है जो आपको सेव करना है और फिर इन्वेस्ट करना है। आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज मैसेज बॉक्स में आकर के पूछ सकता है। इसी चीज को मैंने एकदम सही तरीके से लिखा है कि आपकी नीड जो है फूड है और आपकी वांट रेस्टोरेंट है। होम जो है वो आपकी नीड में आता है, बट बिग होम जो है वो आपके वांट में आता है, ठीक है। देन क्लोथ्स जो है वो आपकी नीड में आते हैं, एक्सपेंसिव क्लोथ्स आपकी वांट है। लैपटॉप आपकी नीड है, बट हाई गेमिंग लैपटॉप ये भी नीड हो सकती है कुछ लोगों की ना। ओके, नाउ द लास्ट वन इज
टू क्लोज टू ऑल। मोबाइल आपकी नीड है, बट आईफोन इज योर। भाई पैसे बचाए जा सकते हैं, शायद आप ये चीज समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। टिप्स फॉर सेविंग मनी, नो वेयर योर मनी गोज। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पैसा किस ओर जा रहा है। अपने बजट बनाइए, फिगर आउट योर नीड्स एंड वांट्स। अपने नीड और वांट को फिगर आउट करिए कि क्या है आपकी नीड, क्या है वांट। फाइंड वेज टू कट योर स्पेंडिंग्स एंड एट लास्ट गार्ड योर हेल्थ। ये बड़े लोगों के लिए हालांकि है, ठीक है, जो एज जिनकी हो गई है। ठीक है, गार्ड योर हेल्थ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हेल्थ इश्यूज के कारण पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। तो अगर आप सुबह थोड़ा सा रनिंग वनिंग कर लेंगे और आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगी तो डॉक्टर साहब आपके कारण अमीर नहीं बनेंगे, आप खुद ही अमीर रहेंगे। ठीक है, और आपका पैसा आपके पास रहेगा। अच्छा, एक मजेदार चीज मैंने यहाँ पे अभी रखी है। आप शायद इस छोटे से पोस्टर को देख रहे होंगे, और पहली पोस्टर में जो है ये व्यक्ति एक एरोप्लेन में आपको दिखाई देगा उड़ते हुए, और दूसरे पोस्टर में दिखाई देगा कि भाई ये उड़ नहीं रहा है, ये बेसिकली सिर्फ एक फोटो खींच रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने ये पोस्टर यहाँ पे क्यों डाला है, ये स्लाइड क्यों डाली है यहाँ पे? देखिए, ये स्लाइड मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और अगर अज्यूम करता हूं कि मैं कहीं घूमने गया और मैंने सोशल मीडिया पे अपने ट्रेवलिंग की पिक नहीं डाली, तो इसका मतलब है कि मैं कहीं घूमने ही नहीं गया था, ठीक है। अगर मैंने कोई नई चीज खरीदी और मैंने उसके संग अपनी फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डाली, तो इसका मतलब मैंने कोई नई चीज नहीं खरीदी। या इसका अगर उल्टा बोला जाए तो मैं अपने आप को दिखाना चाह रहा हूँ कि वो आई हैव अचीव समथिंग, नाउ आई एम ट्रेवलिंग, आई एम गुड, आई एम हैप्पी। सही तरीका अगर देखिए, माइंड मत करिएगा मेरी बात को, ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग ये चीज इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को सुपीरियर बनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और हम लोग जो हैं वो सामने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच एंड आई हैव परचेजिंग पावर। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग होटल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और जानबूझ करके सेल्फी लेकर के सबको टैग करते हुए डालते हैं। कभी अपने आप से पूछिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वेयर टू इन्वेस्ट। जो पैसा हमने सेव किया उसे हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाली स्लाइड जो मैंने डाली थी उसका कारण एक और था कि जो हमारी वांट्स है उसको कंट्रोल करिए। दूसरे जो कर रहे हैं वो कल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आप जो कंट्रोल करेंगे वांट को और अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जो है आने वाले समय में वो जरूर कर सकते हैं जो दूसरे कभी करने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो पैसे को सेव करने के लिए कई जगह है, जैसे कि सेविंग के लिए बॉन्ड्स है, सेविंग अकाउंट है, बॉन्ड है, स्टॉक्स है और क्रिप्टो है। क्रिप्टो आजकल का जो है बड़ा ही बर्निंग टॉपिक में आता है। मैं क्रिप्टो की भी क्लासेस लेता हूं, अगर आप में से किसी को भी क्रिप्टो की क्लास लेनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लाइन थी कि प्रॉफिट इन एफडी इज अ लाई, ठीक है। एफडी जो है प्रॉफिट, अगर आप बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, एक्चुअली मैं ये चीज आपके सामने लाना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट है एफडी में, जो प्रॉफिट होता है वो एक तरीके का झूठ है। क्यों झूठ है, अभी देखते हैं। उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एक छोटी सी, इसमें प्लीज आप जवाब देंगे तो आपके लिए अच्छा है। एक तरफ जिम्बाब्वे है और एक तरफ जो है वो यूएसए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिम्बाब्वे जाना चाहेंगे कि यूएसए जाना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब है?
मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जो है वो बोलेंगे कि सर हम लोग यूएसए जाना चाहिए। देन जो एफडी रेट है जिम्बाब्वे में वो 35% है और यूएसए में 2% का एफडी रेट है। भाई ज्यादा एफडी तो अच्छी चीज होती है। तो अब आप बोलेंगे कि सर हम लोग को जो है जिम्बाब्वे में जाना अच्छा लगेगा ज्यादा, क्योंकि एफडी रेट वहां पे बहुत अच्छा है। अब आते हैं इन्फ्लेशन रेट पे, जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात किया था। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट 70% है और यूएसए में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 1.5% है, यानी 2% भी नहीं है। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी देश में जो एफडी का रेट होता है वो इन्फ्लेशन के रेट के बराबर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं कि 1988 में सीपीआई जो है वो इन्फ्लेशन है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेशन कहते हैं इसको। ठीक है, इन्फ्लेशन का होता है। तो ये जो है सीपीआई जो है वो भी एकदम इन्फ्लेशन रेट जो है वो एफडी के बराबर ही चल रहा है। यानी किसी भी देश में जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा एफडी के बराबर चलता है। अगर आपने एफडी से 100 रुपए कमाए, अगर आप एफडी से 100 रुपए कमाए तो इन्फ्लेशन उतना ही बढ़ जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप ये सोचते हैं, मान लेते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि कोई सामान जो है एक्स चीज जो है वो आज 100 रुपीज की है या 1 लाख रुपीज की है, तो हम लोग एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अगले साल हम लोग को 1,10,000 रुपए मिल जाएंगे। 1,10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सामान हम लोग 1 लाख रुपए का खरीद लेंगे और 10,000 रुपए जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगले साल जो है इसका रेट बढ़ करके 1,15,000 हो चुका होगा। गॉट इट? इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा जरूर एफडी में बढ़ता है लेकिन हमारी परचेजिंग पावर जो है वो गिर जाती है। परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना होगा जहां पे कम से कम जो है हमें एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट मिले। वो जगह कौन सी हो सकती है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। नाउ किस एसेट क्लास में हम लोग को इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, कैश में, लिक्विड फंड में हम लोग रख सकते हैं पैसा, लिक्विड में। ठीक है, कैश में, इक्विटी स्टॉक मार्केट में, फिक्स्ड इनकम जिसको एफडी के बारे में कहा जाता है, प्रॉपर्टी में हम लोग अपने पैसे को रख सकते हैं और कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, इन सब में भी अपने पैसे को रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगती है जिसमें पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ही क्यों? अगर यहाँ पे आप एक चार्ट देखें तो ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एसेट क्लास है। करंट वैल्यू 100 रुपए इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल 1991। अगर 1991 में आपने पीपीएफ में, यानी कि पीपीएफ का रेट जो है एफडी के बराबर ही होता है, पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो 100 रुपए बढ़ करके जो है वो 500-600 रुपए हुए होते हैं। ठीक है, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो ये लगभग नियर अबाउट 1200-1300 रुपए हुए होते हैं। और अगर आपने सेंसेक्स में पैसा इन्वेस्ट किया होता, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो ये जो सेंसेक्स में अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो ये बढ़ करके जो है आपका 3500 के आसपास, 3500 के आसपास होता। तो लॉन्ग टर्म में, इतने लॉन्ग, देखिए अगर कोई भी चीज गिरती बढ़ती रिस्क है तो वो शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं होता है। और लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज बेहतरीन रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब कि आप उसमें जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर जर्नी के बारे में बात करें तो आज तक स्टॉक मार्केट ने अभी तक अगर कैलकुलेट किया जाए तो 16% के आसपास का रिटर्न दिया, जबकि मार्केट कम से कम नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार अच्छे से गिर भी चुका है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो आज भी मार्केट इतना ऊपर नीचे दाएं बाएं गिरने के बाद भी स्टॉक मार्केट जो है वो 16% के आसपास का आज भी प्रॉफिट दे रहा है। यानी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जिस चीज को, वो कैलकुलेट किया था 12% पे। अगर 16% के हिसाब से अगर उसे कैलकुलेट किया जाए
तो और भी कम पैसे में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप पैसे को लगाते हैं, एक फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर का मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। ठीक है, फंड मैनेजर जो है यहाँ पे आप इन्वेस्टर हैं, आपने पैसा देना है म्यूचुअल फंड कंपनी को। ये जो कंपनी है ये स्टॉक मार्केट में आपकी ओर से रिसर्च करके सारा पैसा लगाती है। पैसा लगाने के बाद जो रिटर्न मिलता है उसको या तो आप वापस ले लेते हैं या तो ये री इन्वेस्ट हो जाता है। ज्यादातर केसेस में इसे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यही एक छोटा सा म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3-4 तरीके होते हैं। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो उस तरीके को कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, आप देखिए स्टॉक मार्केट जो है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, कोई सीधी रेखा में तो जाता नहीं कि ऊपर ही ऊपर जाएंगे, 16% हर साल देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, ऐसा तो करता नहीं। तो अगर हम लोग इस जगह पे बाई करें अगर हम लोग इस जगह पे बाई करें, इस जगह पे बाई करें, फिर यहाँ बाई करें, यहाँ बाई करें, यहाँ हर जगह ऊपर जाए नीचे जाए हर जगह बाई करें, तो एक तरीके से हमारी एवरेजिंग हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से हमारी एवरेजिंग हो जाएगी। इसलिए ये तरीका जो हर पॉइंट पे बाई करने का होता है, इस तरीके को कहते हैं SIP। आपने नाम शायद बहुत सुना होगा SIP का, लेकिन अभी मैं क्लियर करता हूं कि SIP है क्या। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एक सिस्टम बना दिया जाता है इन्वेस्ट करने का। अज्यूम करते हैं, जैसे वो नहीं आ रहा था कि आपको हर महीने जो है 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो ये 7,000 रुपए आप जो है या तो FD में इन्वेस्ट करें या फिर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब जिसमें आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये ऊपर नीचे करता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, लोग बोलते हैं बहुत रिस्की है। देखिए लोग जो बोलते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में दिखाया कि ये ऊपर नीचे जरूर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो सिनेरियो है ये ऊपर ही साइड है। ठीक है, और आज तक इसने जो है सिंस इंसेप्शन, जब से पैदा हुआ स्टॉक मार्केट इंडिया में, इसने 16% के आसपास का रिटर्न हर साल दिया। सिर्फ इसकी वॉलेटिलिटी को आप बोलें कि खराब है, इसके कारण आप इन्वेस्ट करें, तो ये ठीक नहीं है। अब अगर वॉलेटिलिटी, देखिए दुनिया में कोई भी चीज ना अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। अगर आप उस चीज पर कंट्रोल करना सीख गए वॉलेटिलिटी पे, तो आप उसको अपना फ्रेंड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि वॉलेटिलिटी से क्या होता है, अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मार्केट गिर गया, तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट करो ना, फिर मार्केट गिर गया, यहाँ भी इन्वेस्ट करो ना, फिर गिर गया, यहाँ भी इन्वेस्ट करो ना, फिर ऊपर गया, यहाँ भी इन्वेस्ट हुआ है, फिर ऊपर गया, यहाँ भी हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। तो ये सब जितना यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, तो ये सब भी तो रेट आपको ऊपर ही मिलेगा, प्रॉफिट देगा। और मार्केट हमेशा जो है वॉलेटाइल रहा है और रहेगा, और इसी पे आपको प्रॉफिट निकालना है। और जब आप लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से चलेंगे तो ही आप जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो SIP इस चीज में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। SIP क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ओवर रेगुलर इंटरवल्स होता है। इसमें लमसम यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने पर, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वॉलेटिलिटी को कम कर देता है, ये हाई रखता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम रहता है, इसमें ज्यादा रहता है। इन्वेस्टमेंट साइज आप 1,000 रुपए से SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। बहुत सी कंपनी जो है वो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से SIP कर सकते हैं, यानी कि 500 रुपीज पर मंथ। आई थिंक कि इसके लिए जितने भी लोग इस समय बैठे हुए हैं इस वेबिनार में, वो सारे एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको आज सजेस्ट करता हूं, अपना एक गोल बनाइए एटलीस्ट, और उस गोल के प्रति सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू इन्वेस्ट करिए। ठीक है, इसमें जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है। लमसम में जब एक बार आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क थोड़ा सा हाई रहता है। इसलिए आप जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, SIP के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर SIP तो करेंगे, स्टॉक मार्केट में भी करेंगे, लेकिन किस में करें, कौन सा म्यूचुअल फंड है उसमें कर सकते हैं।
मैं आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में दिखाता हूँ। ये म्यूचुअल फंड, चूंकि अभी हम लोग ने बात की थी सिर्फ स्टॉक मार्केट की, अब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में जितने भी लोग बैठते हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, जो फंड मैनेजमेंट करते हैं, वो सारे लोग जो है वो काफी हाई प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो लोग स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि एक रिलायंस ग्रोथ फंड करके है। इस फंड ने हर साल 24% का रिटर्न दिया है, 24% का ईयरली रिटर्न इसका है। ठीक है, 24% का ईयरली रिटर्न मतलब 3 साल में पैसा डबल। 1 लाख रुपए लगाए तो 3 साल में 2 लाख हो जाएगा, और उसके अगले 3 साल में जो है वो 4 लाख हो गया, और उसके अगले 3 साल में 8 लाख रुपए हो गया। जबकि अगर एफडी में फ्यूचर फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं तो 10 साल में डबल करता है। तो 10 साल में जब फिक्स डिपॉजिट का पैसा 1 लाख रुपए से होकर 2 लाख होगा, म्यूचुअल फंड में यही 1 लाख रुपए 8 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है हम लोग का कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाए सर। तो उसके लिए जो है अपने को एक सिंपल सा गूगल करना पड़ेगा। चलिए गूगल करते हैं एक सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे आइए, एक गूगल करते हैं सिंपल बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट। सिंपल आ गया, बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट, क्लिक करें। बहुत सारे रिजल्ट इसमें दिखा देगा। आप प्लीज उस रिजल्ट में जाएंगे जिसमें जो है ऐड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइए, किसी भी रिजल्ट में आ सकते हैं। ठीक है, टॉप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड इंडिया.com की ओर से इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और आप जो भी म्यूचुअल फंड इसमें दिखा रहा है, इसमें आप टॉप 3 म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंपल। अभी आप बोलेंगे कि सर ये आगे भी परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक इतना होता है कि लॉन्ग टर्म में हर म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है। कभी कोई करेगा कभी कोई करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर म्यूचुअल फंड जो है वो परफॉर्म करता ही करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर में कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको टॉप 3 म्यूचुअल फंड को चूज कर लेना है, सिंपल सा बात है। अच्छा ये देखिए क्वांट करके कंपनी है, उसका है, या आईसीआईसीआई का है। अगर आपको तब भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल जो है नोन कंपनीज जो है, जैसे आईसीआईसीआई है, कोटक है, देन बैंक ऑफ इंडिया का है, और एलएनटी का है, ये सब एचडीएफसी स्मॉल कैप है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड को। ठीक है, गॉट इट। अब बारी आती है कि कैसे इन्वेस्ट करें सर। तो कैसे इन्वेस्ट करें के लिए जो है आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक ऐप का अभी लिंक भेज देता हूं, आप उस ऐप में रजिस्टर कर लीजिए, और वो ऐप जो है मेरे अंडर में रहता है। यानी आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसके रिगार्डिंग आप उस ऐप के थ्रू मेरे से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप के फादर कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो उनका इन्वेस्टमेंट करवाता है आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आप वहां पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। Now, at your message box, you have a link of a mutual fund investment company, which is from Angel Broking. ठीक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंपल।
और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एंड एट लास्ट यू विल गेट माय नंबर एंड all the basic details from my company, which is Sega Trainers. If you have any question with you, you can call or make a message to us, ठीक है। इस समय अब जो ये अब वेबिनार के एंडिंग पे हम लोग आ गए हैं। इस समय जो है आपकी टेक अवेज क्या है, देखिए एक आपको एक साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपनी लाइफ में। जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी होगी। देन आपको जो अपने वैल्यूज हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके वैल्यू और लायबिलिटी के बारे में पता करना होगा। अपनी स्पेंडिंग को मैनेज करना होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, मैनेज योर स्पेंडिंग एंड योर वांट्स। इस पूरे के पूरे जो वेबिनार था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि आपको जो अपनी स्पेंडिंग है और अपनी वांट है इसको बहुत कंट्रोल कर। अगर आप रियल में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा इसी पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। पार्क योर सेविंग टू राइट प्लेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए सिर्फ पैसा जुटाने से कुछ नहीं होता। एफडी में पैसा रखेंगे गरीब बन जाएंगे। आपको ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को सीखिए, समझिए, स्टॉक मार्केट को समझिए, क्योंकि ऑल अभी देखिए एकदम सिंपल सी चीज, आज से 10 साल पहले जो है स्टॉक मार्केट में 2 करोड़ लोग थे इंडिया में टोटल, आज 5 करोड़ लोग हैं। आज से 10 साल के बाद एफडी का रेट गिर करके 2% आ जाएगा, आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? जो जितनी भी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज में जो है ज्यादातर लोग जो है अपना पैसा 50% के अबव जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आज नहीं तो कल आपको वहां पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप आज से उसको सीखें और समझें, और कल के डेट में कोई आपको ठग न ले, उसके लिए जो है आपको सही तरीके की नॉलेज लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें अपना करियर भी आगे बना सकते हैं, ठीक है। Now you can learn the techniques, discipline your investment and win your fear from insurance. अब एक चीज होती है कि भाई हेल्थ में सर आप बताए थे कि हेल्थ को थोड़ा सा संभाल के रखो, लेकिन फिर भी गड़बड़ाई गई तो क्या करेंगे? तो आपको उसके लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इंश्योरेंस जो है लेना ही पड़ेगा। नाउ दिस इज फ्रॉम आवर साइड। एक छोटी सी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक हम लोग का कोर्स है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के लिए और पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, जिसका नाम है PCFM। आप चाहें तो उसके बारे में भी आप क्वेरी कर सकते हैं। एक मिनट दे, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आपको छोटा सा एक स्नैपशॉट दे दूं। तो अगर आप ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या पर्सनली फाइनेंस के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल मार्केट सीखने के रिगार्डिंग अगर आप कोई चीज समझना चाहते हैं या आप आगे कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा कोर्स है PCFM करके, फाइनेंशियल मार्केट का। ये बहुत ही डिमांडिंग है मार्केट में, ठीक है। इसमें क्लासरूम में ट्रेनिंग है, लाइव मार्केट में स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग है, NISM के गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस हैं। NISM मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। देन ये इसमें जो है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया जाएगा, बेसिक्स के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा, मार्केट एनालिसिस रहेगी, जिसमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस रहेगी, टेक्निकल एनालिसिस रहेगी, फंडामेंटल एनालिसिस रहेगी, चार्टिंग्स की एनालिसिस रहेगी, ये सारी चीजें रहेगी इसमें, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस रहेंगे, बोनस सेशन, जिसमें CV राइटिंग और फिर जो सॉरी कवर लेटर बनाना, ईमेल राइटिंग, देन जो पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी, ठीक है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है उसका म्यूचुअल फंड की ट्रेनिंग भी इसी में है, ठीक है। देन जो लाइव मार्केट ट्रेनिंग रहेगी वो सामने आपको स्टॉक मार्केट में लाइव करवाया जाएगा बैठ करके, जो आपका अपना पर्सनल डीमेट अकाउंट में उसमें बाइंग सेलिंग रहेगी। ट्रेडिंग में चार्ट्स को देख करके आपको इसमें बताया जाएगा कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ सेल करना है। आप इससे अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और दूसरों की भी ट्रेडिंग करवा सकते हैं।
नियर अबाउट जो है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है जो इसे किया हुआ है, ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो डेली का 2000-3000 रुपीज अर्न कर लेते हैं और दूसरों को भी करवा देते हैं। ठीक है, NISM के 3 एग्जाम्स इसमें रहेंगे, जिसमें कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और म्यूचुअल फंड रहेगा। आपको इसमें असाइनमेंट्स रहेंगे, केस स्टडीज रहेंगी, गेस्ट लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है, वर्कशॉप्स रहेंगे अलग तरीके के, एक्सपीरियंस लेटर तक भी आपको इसमें दिया जाएगा, कोर्स बुक रहेंगी, ई बुक्स रहेंगी लगभग 41,000-42,000 रुपए की, ठीक है, और वीडियोस रहेंगे, लेक्चर्स रहेंगे। इसमें 100% प्लेसमेंट की भी हम लोग असिस्टेंस देते हैं, जिसमें जो है कार्वी, लक्ष्मी श्री, IIFL, कोटक सिक्योरिटीज, रेलिगेयर, ग्लोब इन्वेस्टमेंट, इन सब में हम लोग के टाई अप्स हैं, जिसमें हम लोग जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लेसमेंट के पॉइंट्स जगह भी है जहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं, कौन कौन से में होते हैं आप इसमें देख सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में भी हम लोग ने इस टाइप के वेबिनार्स और सेमिनार कोर्सेज किए हुए हैं, ये उसकी फोटोज हैं। ठीक है, एंड थैंक यू once again for your, if you are interested in this course, you can go for it. You can call us at this numbers, 9648 is my number and the company's number. ठीक है, और thank you very much for your participation in the workshop, in this webinar. You will get the certification very soon, and if you want to connect with us, you can connect with us at Facebook or YouTube. और ये जो अभी हम लोग का वेबिनार हुआ है, ये YouTube पे भी जो है हम लोग आगे इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है, और Facebook पे भी शायद हम लोग इसे आगे हमारा IT डिपार्टमेंट लेके जाएगा। ठीक है, तो आप Facebook पे जा करके जो है प्लीज रिव्यू अगर करना चाहें तो आप प्लीज रिव्यू करें कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा, एंड हम वादा करते हैं कि अगली बार भी आपके लिए एक बेहतरीन और फ्री वेबिनार लेके आएंगे। टिल देन, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं 2 मिनट 5 मिनट अभी हूँ, आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।